हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ ओपी यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो आ चुकी है, पार्ट 6 रहने वाला है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्नों का एक संग्रह में वीडियो बना रहा हूँ टॉप 500 का, जिसमें पार्ट 6 रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स लिस्ट काउंट इज। तो इसका राइट आंसर स्टील रूल था, ठीक है, और 0.5 mm इसका लिस्ट काउंट होता है। और वीडियो के अंत में आज भी आपसे एक सवाल पूछा जाए जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और ये लोगों ने बिल्कुल आंसर लिखने की कोशिश किया, लेकिन अजय भाई से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इन्होंने वर्नियर कैलिपर लिख दिया, और एक और मेरे दोस्त थे उनसे भी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो भी वर्नियर कैलिपर लिख दिए थे। तो नहीं भाई, स्टील रूल इसका आंसर वो मेटेलिक सीट का बना होता है। आपके घर में आप जनरली यूज़ करते हैं स्केल में, भाई वो स्टील का बना होता है तो स्टील रूल्स को बोलते हैं। तो उसका लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है, और वो हमारा लिस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। तो चलिए आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन आज का। इन केस ऑफ कैपिलरी राइज फोर्स ऑफ कोहेसन कंपेयर टू एडेशन। तो कोहेसन क्या होगा एडेशन के कंपेयर में, तो लेस होगा। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कैपिलरी राइज कैसे होता है, कैपिलरी फॉल कैसे होता है, ठीक है। तो एक ट्यूब के अंदर आप अगर कंसीडर करते हैं तो कैपिलरी राइज का मतलब होता है कि जो हमारा इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है, उसके सरफेस के ऊपर चढ़ जाए, सरफेस के ऊपर चढ़ जाए, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से सरफेस इसके ऊपर बना लें, मतलब सरफेस के ऊपर चढ़ जाए और बीच में यहाँ पे गड्ढा वाला बन जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी राइज। तो एक राइज कब होगा, सरफेस के ऊपर कब चढ़ेगा, जब जो इसका मोलिकुल है और ये जो हमारा वीकर या फिर कंटेनर जो भी रखा हुआ है, इसका मोलिकुल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा तभी ना। तो उस केस में क्या होगा, एडहेशन हमारा ज़्यादा हो जाएगा किसके कंपेयर में, कोहेसन के कंपेयर में। तब हमारा क्या हो जाएगा, कैपिलरी राइज हो जाएगा। आई होप आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ कैपिलरी फॉल फोर्स ऑफ कोहेसन कंपेयर टू एडेशन इज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मोर। देखिए इसको भी आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, जस्ट उसका वाइस वर्सा है। बोल रहा है कि इसके सरफेस के ऊपर नहीं चढ़ के, अगर ये ऐसे कुछ सरफेस है जो इसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो इसके सरफेस के ऊपर नहीं चढ़ के ये हमारा खुद के लिए एक फॉल कर देता है। मतलब ये जो सरफेस है इससे नीचे आ जाता है, मतलब उसका सरफेस कुछ इस तरीके से बने, इसका सरफेस कुछ इस तरीके से बने। दैट मीन्स कि ये सेम मॉलिक्यूल के बीच में इसके अंदर फोर्स ज़्यादा लग रहा है। इसके जो हमारा ट्यूब है या फिर इसको बोल सकते हैं जो भी कंटेनर, इसके ऊपर हमारा फोर्स कम लग रहा है इस दोनों के बीच में। दैट मीन्स सेम मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा है, दैट मीन्स कोहेसन हमारा ज़्यादा होना चाहिए उस केस में। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ टेंसर क्वांटिटी। तो टेंसर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टेंसर क्वांटिटी ऐसा क्वांटिटी है जिसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मोर देन वन डायरेक्शन, मोर देन वन मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, स्ट्रेस को लीजिए। तो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर आप टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, आप P अमाउंट का टेंसाइल फोर्स इसके ऊपर लगा रहे हो, तो आप देखोगे कि जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई कर रहे हो इस डायरेक्शन में उसका लीनियर स्ट्रेन होगा, ठीक है। और इसके जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में देखोगे तो इसके अंदर लेटरल स्ट्रेन भी कुछ होगा। तो दैट मीन्स क्या, अगर इसके जिस डायरेक्शन में आप लोड लगा रहे हो उस डायरेक्शन में स्ट्रेस का वैल्यू कुछ और डेवलप होगा, और उसके रिवर्स डायरेक्शन में कुछ और डेवलप होगा। और इस चीज़ को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए आपको दोनों चीज़ बताना होगा कि लेटरल क्या है, लीनियर क्या है, ठीक है। उसी तरीके से स्ट्रेन होता है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो नीचे वाला सरफेस है इसको अगर मैं इसके अबाउट अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ तो क्या होगा, अगर ये हमारा B है और ये हमारा D है तो क्या हो जाएगा, DBQ/12 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इसके अबाउट निकालें तो क्या हो जाएगा, इसके अबाउट निकालें तो क्या हो जाएगा, BDQ/12। मतलब कि हम जैसे ही डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो इसका मैग्नीट्यूड भी हमारा चेंज कर जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसर क्वांटिटी। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। यूनिट ऑफ स्ट्रेन इज, यूनिट ऑफ स्ट्रेन क्या होता है, सबसे पहले स्ट्रेन क्या होता है, तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। तो दोनों डायमेंशन ऊपर नीचे है तो मीटर हमारा कट जाएगा, या फिर जो भी आप यूनिट लो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा यूनिट लेस क्वान्टिटी बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हाइड्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइड्रोमीटर क्या करता है, ओनली रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है बट नॉट डेंसिटी। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो हमारा होता है वो रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करता है, डेंसिटी को नहीं। ठीक है, डेंसिटी तो हमारा जो भी आप लिक्विड लेंगे वो तो हमारा फिक्स रहेगा, तो हम लोग हाइड्रोमीटर से रिलेटिव डेंसिटी। और हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाइग्रोमीटर हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी को दिखाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाय मिक्सिंग ऑफ डिटर्जेंट इन द वाटर इट्स सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होगा, तो डिक्रीज कर जाए। या आप सरफेस टेंशन डिक्रीज करने के लिए इसको हीट भी करेंगे तो भी डिक्रीज कर जाएगा, या फिर आप दूसरा क्वांटिटी मिला देंगे जैसे केरोसिन, तो उस केस में भी हमारा डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सरफेस टेंशन इज डॉट 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 फेनोमेना, तो कैसा फेनोमेना होता है, सरफेस फेनोमेना होता है या फिर बाउंड्री फेनोमेना होता है। जैसे इसका नाम ही है सरफेस टेंशन, तो इस सरफेस फेनोमेना हो जाता है। ठीक है, और सरफेस पे ही ये शो होता है। जैसे आप अगर इस कंटेनर में कोई लिक्विड रख दें, इस कंटेनर में कोई लिक्विड ऐसे भरा हुआ है, इसके ऊपर आप कुछ रख देते हैं, जैसे आप प्लास्टिक बॉल लाए इसके ऊपर रख दिए, तो ये हमारा इस पॉइंट पे कुछ इस तरीके से इसका सरफेस बन जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की ओर तैरने लगेगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। या इसके ऊपर कोई मकड़ी आके बैठ जाए, मक्खी आके बैठ जाए, तो उस सरफेस के ऊपर बैठा रहता है, इसी की वजह से किसका नाम है, सरफेस टेंशन। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1 kgf इज इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 9.81 न्यूटन। और ये सारे क्वेश्चन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से लाइक टारगेट 30 कंप्लीट कीजिए। आपके लिए छोटा सा टारगेट देता हूँ यार, आप नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, बट आपका रिस्पॉन्स अच्छा है मैं मानता हूँ, लेकिन टारगेट पे ध्यान दिया करो। ठीक है, स्टिफनेस ऑफ रिजिड बॉडी इज, स्टिफनेस क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। कैसे भाई, कैसे इन्फिनिटी हो जाएगा, तो स्टिफनेस को हम लोग अगर मान लेते हैं के से इंडिकेट करते हैं, तो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन। और रिजिड के केस में आप जानते हैं कि कितना भी आप फोर्स लगा लो बट डिफ्लेक्शन नहीं होने वाला है, दैट मीन्स डिफ्लेक्शन जीरो होने वाला। समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो कर देंगे, समथिंग डिवाइडेड बाई जीरो कर देंगे, तो उस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो बिल्कुल इस तरीके से इसका आंसर आप अच्छे से याद है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो क्या हो जाएगा हमारा यूनिटलेस। कैसे भाई, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी सबसे पहले तो होता क्या है, इसको हम लोग एस जी से इंडिकेट करते हैं, तो क्या होता है, रो अपॉन रो स्टैंडर्ड। ठीक है, तो रो समथिंग कुछ भी ले, नीचे भी रो ले रहे हैं, मतलब डेंसिटी ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी, तो क्या हो जाएगा, यूनिटलेस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। चलते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिंग गेज इज यूज टू मेजर, रिंग गेज क्या करता है, आउटर डायमीटर मेजर करता है। भाई सिंपल, रिंग गेज होता क्या है, रिंग गेज तो ऐसा रिंग रहता है। ठीक है, और इसी को हम लोग देखते हैं कि कोई सॉफ्ट है हमारा, इसके अंदर ये जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसके ऊपर ये जा रहा है कि नहीं, कितना जा रहा है, उस तरीके से साइज अलग अलग होता है रिंग गेज का, तो इस तरीके से हम लोग उसका आउटर डायमीटर को मेजर करते हैं। ठीक है, प्लग गेज इज यूज टू मेजर, प्लग गेज क्या मेजर करता है, तो इनर डायमीटर ऑफ होल। प्लग गेज कैसा रहता है, तो प्लग गेज नॉर्मल सिंपल एक इस तरीके का रहता है। ठीक है, और इसमें दो तरीके का होता है, एक गो गेज एक नो गो गेज। तो इस तरीके का रहेगा, अगर ये इसका कुछ साइज दिया हुआ रहता है, स्पेसिफिक साइज रहता है कि हमको इतना मीटर का चेक करना है, इतना mm का चेक करना है, डायमीटर इतना सेंटीमीटर का, अलग अलग रहता है। ठीक है, तो उस तरीके से इसको हम लोग अंदर होल के अंदर ऐसे इसको इस सरफेस को अंदर डाल के देखते हैं, अगर चला जाएगा तो गो गेज होगा, नहीं जाएगा तो नो गो गेज हो जाएगा। और चला जाएगा तो उस तरीके से देखेंगे कि कितना जा रहा है, किस तरीके से उसके अंदर फिट हो रहा है, तो उस तरीके से हम लोग उसका इनर डायमीटर मेजर कर लेंगे होल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज नॉट कास्टेड, कौन सा शेप को कास्टिंग नहीं किया जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, वी शेप, बिकॉज एंगल प्रॉब्लम इज देयर, एंगल का प्रॉब्लम आता है जिसके वजह से इसको हम लोग नहीं बना सकते हैं। ठीक है, रोलिंग मिल में डालिएगा तो वी शेप का वहाँ पे कुछ ऐसा रहता ही नहीं है, तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है, इसलिए वी शेप का नहीं बनाते हैं हम लोग। बिल्कुल कौन कौन सा बनाते हैं, आई शेप का बना लेते हैं, सी का बना लेते हैं, टी का बना लेते हैं, लेकिन वी शेप का नहीं बना पाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉट स्ट्रेंथ ऑफ मोल्डिंग सैंड इज मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ, तो हॉट स्ट्रेंथ एक डायलेटोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे मेजर करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने वाली बात कुछ है नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन किल्ड स्टील कितना हो जाएगा, नेग्लेजेबल रहता है, नाम ही है इसका किल्ड स्टील, दैट मीन्स
डीऑक्सीडाइज स्टील, दैट मीन्स वहाँ पे निग्लिजेबल होगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आई होप। पिग आयरन इज मेड इन विच फर्नेस, कौन से फर्नेस में, तो ब्लास्ट फर्नेस, अच्छे से याद रखिएगा। अच्छा, पिग आयरन तो आप समझ गए, अब बताओ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन हमारा कुपोला फर्नेस के अंदर बनाया जाता है। उसी तरीके से अगर हम लोग रॉट आयरन को देखते हैं, रॉट आयरन को देखें तो हमारा पुडिंग फर्नेस के अंदर बनाया जाता है, पुडिंग फर्नेस के अंदर ये बनाया जाता है। ठीक है, तो तीनों याद रखिए, कभी कभी आपको दूसरा पूछ लेगा। कास्ट आयरन इज मेड इन विच फर्नेस, कौन सा हो जाएगा, कुपोला फर्नेस, मैंने ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट है रॉट आयरन इज मेड इन विच फर्नेस, क्या हो जाएगा, पुडिंग फर्नेस। सारा याद रखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ग्रेफाइट प्रेजेंट इन चिल्ड कास्ट आयरन, क्या होगा, नो ग्रेफाइट। क्यों भाई, तो इसको हम लोग क्विक कूलिंग कर देते हैं, जल्दी से चिलिंग कर देते हैं इसको, मतलब इसको गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, इसको हम लोग डायरेक्ट चिलिंग कर देते हैं, कूलिंग कर देते हैं, मतलब क्वेंचिंग कर देते हैं। उसके अंदर ग्रेफाइट बनने का टाइम ही नहीं मिलता है। अगर स्लो कूलिंग होगा उस केस में हमारा ग्रेफाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्ज इज ए डॉट 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 मटेरियल, कैसा मटेरियल होता है, तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। ये भी रटने वाला है भाई, कोई ऐसा है नहीं। फेल्योर ऑफ मटेरियल अकॉर्डिंग टू एसन कर्व आफ्टर डॉट 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 साइकिल, कितने साइकिल के बाद, तो 10⁶ साइकिल के बाद मटेरियल फेल कर जाता है। ठीक है, बिल्कुल इसको अच्छे से याद रखिएगा। आफ्टर 10⁶ साइकिल एसन कर्व विकम, कैसा हो जाता है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाता है फॉर फेरस मटेरियल। बिल्कुल अच्छे से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, फेरस मटेरियल। एसन कर्व अगर हम फेरस मटेरियल का देखते हैं तो कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे 10⁶ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होगा तो यहाँ से स्ट्रेट बन जाएगा। लेकिन नॉन फेरस का आप देखिएगा तो कुछ इस तरीके से उसका बनता है। ठीक है, और इस पॉइंट में हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है कि हाँ, इस पॉइंट पे 10⁶ साइकिल हमारा होता है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच में ड्रॉ किया जाता है, तो स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच में, स्ट्रेस एम्पलीट्यूड एंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के बीच में। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर द एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, स्फेरिकल पेयर का। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं। अच्छा, स्फेरिकल पेयर का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है बता दीजिए, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। एग्जाम्पल ऑफ एन ओपन पेयर, कौन सा एग्जाम्पल होता है, तो कैम एंड फॉलोवर होता है ओपन पेयर का एग्जाम्पल। अच्छा, कैम एंड फॉलोवर होता है, वो हायर पेयर है या लोअर पेयर, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। चलिए, छोटा सा आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल्ली एंड बेल्ट ड्राइव इज द एग्जाम्पल ऑफ, पुल्ली एंड बेल्ट ड्राइव किसका एग्जाम्पल है, तो हायर पेयर का एग्जाम्पल है। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है भाई, बट ध्यान से देखना, हायर पेयर का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग गियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो क्या हो जाएगा, लोअर पेयर का एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, द सरफेस फिनिश फैक्टर फॉर मिरर पॉलिश्ड मटेरियल, सरफेस फिनिश फैक्टर फॉर मिरर पॉलिश्ड मटेरियल क्या होता है, यूनिटी, मतलब 1 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आई थिंक यार। ऑटोफेटराइज इज ए मेथड ऑफ, क्या होता है, प्री स्ट्रेसिंग थिक सिलेंडर के लिए होता है। ये भी बहुत बार VVI है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। इन डिजाइनिंग ए स्लीव कपलिंग लेंथ ऑफ स्लीव इज टेकन एज, कितना लिया जाता है, तो 2D + 13, 2D + 13 लिया जाता है। बिल्कुल अच्छे से याद रखिए, 2D + 13 लिया जाता है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। बहुत ज़्यादा VVI है। अब आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हेन ए नट इज टाइटन बाय प्लेसिंग ए वाशर बिलो इट द बोल्ट विल सब्जेक्टेड टू, कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर या नन ऑफ दिस। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए जल्दी से लाइक करके कंप्लीट कीजिए 30 लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।